स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब इस क्लास पर। और मैं एक आज ऐसा पोएम लेकर आ गया हूँ, एक ऐसे कवि का पोएम लेकर आ गया हूँ जो अपने आप समय में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस, आप कह सकते हैं कि ट्रेंडिंग में थे। उस समय हो सकता है कि शब्द ट्रेंडिंग ना हो, लेकिन वो अपने आप में ट्रेंडिंग में थे। एक ऐसे कवि, एक ऐसे लेखक, एक ऐसे आपका नाटककार, एक ऐसे साहित्यकार का आज कविता को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है विलियम शेक्सपियर। ठीक है, ऐसा माना जाता है इंग्लिश इतिहास में कि इन्होंने जब लिखना शुरू किया तो उस समय से एक ट्रेंड चल गया इंग्लिश में एक नए चीज़ों का लिखने का। ठीक है, ऐसे कवि के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो पोएम है वो है आपका बिहार बोर्ड क्लास 9th का पनोरमा इंग्लिश का पोएम का तीसरा पोएम है, यानी कि पोएट्री सेक्शन का यह तीसरा पोएम है। 2 पोएम ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, मैंने बता दिया, उसका ऑब्जेक्टिव भी बता दिया, उसका क्वेश्चन भी मैंने बता दिया है। मेरे चैनल पर पड़ा है, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी किए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आपके लिए। ठीक है, एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा, कहीं जाइएगा नहीं, अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए लिखा गया आपका कि ब्लो ब्लो द विंटर विंड। ब्लो ब्लो मतलब बहो बहो, ब्लो का मतलब बहना, बहो बहो ए, यू का मतलब होता है यहाँ, दाऊ का मतलब हो गया आपका यू। ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं, वहाँ नहीं हटाए तो वाई ओ यू, जिसका मतलब तुम हम लोग कहते हैं वाई ओ यू। तो कह रहा है कि ब्लो ब्लो द विंटर विंड, बहो बहो तुम ठंडी हवा बहो, इसका टाइटल ही है। ठीक है, और टाइटल क्यों है तो ये आपका एक विलियम शेक्सपियर का एक लेख है जिसका नाम है एज यू लाइक इट। उसी में एक दुर्घटना होती है एक व्यक्ति के साथ। तो जब वह जंगल में जाता है, उसे ठंड लगती है, तब वह कहता है, वहीं पर गाता है, और वही गीत जो है वो पोएम के रूप में यहाँ पर है। और क्या गाता है हम लोग पोएम जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। पहले विलियम शेक्सपियर जी के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कविता को देखेंगे। तो कह रहा है आपका कि लिखे हैं विलियम शेक्सपियर 1516 आपका 64 to 1616, मतलब 1564 डेट ऑफ बर्थ है और 1616 इनका डेट ऑफ डेथ है। द ग्रेटेस्ट प्ले राइट, बहुत ही महान नाटककार, एंड पोएट, एक कवि इन इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश के साहित्य में। वॉज द थर्ड 8 चिल्ड्रन बॉर्न, कह रहा है कि वॉज द थर्ड 8 का मतलब हो गया कि 8 में से तीसरा बच्चा, अपने फैमिली मेंबर में के 8 संतान में से तीसरा नंबर इनका स्थान था। बॉर्न इन ए, जन्म हुआ था इज ए ग्लोब्स मेकर, एक मतलब कि दस्ताना बनाने वाले फैमिली, जी जो जगह पर कहाँ पर है तो इन द स्टेट अपॉन, देखिए यहाँ ऑन मिस्टेक लिखा है, इसमें अपॉन होगा। ठीक है, स्टेट अपॉन एवन, यहाँ पर जन्म हुआ था, यह जगह का नाम है। और कहाँ पर तो इन इंग्लैंड इनका जन्म हुआ था। एक ग्लोब्स मेकर फैमिली में, दस्ताना बनाने वाले परिवार में जन्म हुआ था। यह 8 भाई बहन में तीसरा नंबर इनका स्थान था। ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, इन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया। देखिए इतना बड़ा नाटककार व्यक्ति, लेखक, जो कि बिल्कुल मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे, PhD MA BEd सब नहीं किए, सिंपल जो काम चलाऊँ पढ़ाई किए, जिसको लिखा है ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा। एट द एज ऑफ 18 मतलब 18 वर्ष की उम्र में ही मैरिड एने हैथवे, इनकी शादी हो जाती है एने हैथवे से, यानी कि पत्नी के नाम होता है एने हैथवे। कितने उम्र में तो 18 वर्ष की उम्र में। उसके बाद कह रहा है कि एंड सून मूव टू लंदन, अब जब फैमिली का प्रेशर पड़ता है, मान लीजिए कि शादी ब्याह हो गया तो खर्च बढ़ जाएगा, तो वहाँ से वो लंदन चले जाते हैं। एंड विद इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ ही वर्षों में, विद इन का मतलब में और फ्यू मतलब कुछ ही वर्षों में, ही वॉज वेल नोन एज ए लीडिंग एक्टर एंड प्ले राइट, और वहाँ जाकर ऐसा मेहनत करते हैं, ऐसा काम करते हैं, लिखना तो था ही, इनको लिखने तो आता ही था बहुत अच्छे। यह एक्टर का भी रोल प्ले करने लगे वहाँ पर, लीडिंग एक्टर, देखिए मेन रोल में आने लगे, और धीरे धीरे लिखने भी शुरू कर दिए। ठीक है, मतलब कि और अच्छी चीज़ है। अब जैसे मान चलिए कोई आदमी एक काम हमेशा नहीं करता, जैसे कोई हीरो हीरोइन का ही देख लीजिए कि पहले वो लोग हीरो हीरोइन में काम करते हैं, उसके बाद खुद का फिल्म बनाने लगते हैं, खुद लिखने लगते हैं। तो उसी तरह इनके साथ भी हुआ। अब कह रहा है कि आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा पॉइंट। कह रहा है कि विदिन, ये हो गया प्ले राइट, हिज ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी इंक्लूड। अब कह रहा है कि ये जो थे लेखक इतने बड़े हुए, इतने महान नाटककार ये हुए, तो किसके लिए प्रसिद्ध हुए तो सबसे ज़्यादा यह ट्रेजेडी के लिए प्रसिद्ध हुए। ट्रेजेडी का मतलब होता है
दुखांत कहानी के लिए। कॉमेडी के मतलब हास्यात्मक कहानी होता है और ठीक उसके उल्टा होता है ट्रेजेडी का मतलब दुखांत कहानी। तो ये सबसे ज़्यादा दुखांत कहानी के लिए प्रसिद्ध है। दुखांत कहानी का मतलब क्या होता है, जिसके अंत में, कहानी के अंत में या फिल्म के अंत में बहुत सारे मैक्सिमम पात्र जो हों, फिल्म के आदमी जो हो वो मर जाते हों, मुख्य रूप से हीरो हीरोइन, ठीक है, उसको हम लोग ट्रेजेडी कहते हैं। तो ट्रेजेडी के लिए प्रसिद्ध हैं और इनके महत्वपूर्ण जो ट्रेजेडी है वो कौन कौन है, तो एक हेमलेट है 1601 ईस्वी में पब्लिश हुआ था, ओथेलो है 1604 ईस्वी में पब्लिश हुआ था, उसके बाद किंग लियर है जो आपका 1605 में पब्लिश हुआ था, मैकबेथ है जो 1606 में पब्लिश हुआ था। इन चारों पर फिल्म भी बना हुआ है, आप चाहेंगे तो फिल्म को देखकर इसको कहानी को समझ सकते हैं। हेमलेट पर फिल्म बना है हैदर, ओथेलो पर बना है ओमकारा, किंग लियर पर किंग लियर बना है और मैकबेथ पर बना है मैकबुल। ठीक है, चलिए आगे करें कि ही रोट 154 सोनेट। आपको सोनेट पता है कि क्या होता है, पहले पोएम में आप लोग पढ़ते होंगे कि 14 लाइन की जो पोएम होती है उसको हम लोग सोनेट कहते हैं, ठीक है, उस कविता में। तो सोनेट 154 सोनेट इन्होंने लिखा, 154 सोनेट लिखे हैं। समझिए कितना दिमाग वाले आदमी होंगे कि 14 ही लाइन इसमें होना चाहिए, 154 सोनेट। एंड सम ऑफ देम आर एड्रेस टू एन अट्रैक्टिव यंग मैन। उसमें से कुछ कविताएं, देखिए कवि क्या लिखता है, कब लिखता है, जब उसे कोई क्लू मिलता है, ठीक है। तो इन्होंने लव ट्रायंगल पर मैंने सबसे ज़्यादा पोएम को लिखा। उसमें से एक एड्रेस किए हैं या वर्णित किए हैं एक बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव यंग मैन को, आदमी को इन्होंने एक मतलब कि वर्णन किया, उसमें उसकी खूबसूरती हो, चाहे उसकी बेवफाई हो, चाहे उसको अच्छाई हो। जो कौन होता है, द अर्ल ऑफ साउथर्न होता है। तो साउथर्न का मतलब यह एक पदवी होता है, वहाँ का वो व्यक्ति यंग मैन होता है, उसी को बारे में ये 154 सोनेट में से अधिक सोनेट उसको संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा है। होम टू पोएट अर्ज टू ए मैरिज, जिससे कवि जो है वह शादी करने का अर्ज करते हैं, ये बात उसमें दिया गया है, ठीक है। अदर टू द मिस्ट्रियस डार्क लेडी, और कुछ जो है एक बहुत ही रहस्यमय एक डार्क लेडी काली महिला होती है, उससे संबंधित इन्होंने उसके बारे में संबोधित करते हुए कुछ इस पोएम में से इन्होंने, इस सोनेट में से लिखा है। कुछ यंग मैन के बारे में और कुछ इस डार्क लेडी के बारे में लिखे हैं, तब जाके 154 पूरा है। और इसमें किसकी चर्चा है, तो ये लव ट्रायंगल, तीन आदमी के बीच के प्यार के संबंध का इन्होंने वर्णन किया है। 2 men to a woman, ठीक है, 2 मैन और एक आदमी, इसी चीज़ को उन्होंने इसमें दिखाया है। इज सजेस्टेड इन द नंबर ऑफ सोनेट्स, और बहुत सारे इनके सोनेट जो है वह यही लव ट्रायंगल पर ही है, ठीक। अब आते हैं वर्तमान जो हम लोग पढ़ेंगे। ब्लो ब्लो द विंटर विंड इज ए अबाउट द मैन इन ग्रेटिट्यूड। यह ब्लो ब्लो द विंटर विंड जो पोएम है वह मनुष्य के अकृतज्ञता यानी कि मनुष्य के उपकार पर यह आधारित है, ठीक है। दैट द कोल्ड विंटर विंड, जो ठंड हवा, ठीक है, ठंडी की जो हवा है, डज नॉट कॉज सो, मतलब उतनी दुखदाई नहीं होती है, कारण कष्ट का कारण नहीं होती है, मच सफरिंग एज मैन इन ग्रेटिट्यूड, जितना कि एक मनुष्य हमारे उपकारों को भूल जाता है। मनुष्य के उपकारों का भूल जाना जो है, ठीक है, वो ज़्यादा डेंजरस होता है। जैसे हम लोग किसी को 99 बार हेल्प कर देते हैं, लेकिन कभी किसी कारण बस 100वां बार हेल्प नहीं करते हैं, तो वो हमारे 99 मतलब कि जो है उपकार को भूल जाता है। तो कब हमें कितना गुस्सा बढ़ता है उसी चीज़ को इसमें दिखाया गया। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, पोएम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पोएम यहाँ शुरू होता है आपका कि ब्लो ब्लो द विंटर इन, बहु बहु ए ठंडी हवा, बहु बहु ए ठंडी हवा, दाऊ, दाऊ का मतलब वही यू, वाई ओ यू, दाऊ का मतलब वाई ओ यू, तुम, बहु बहु ए ठंडी हवा तुम बहु, दाऊ आर्ट नॉट शौकीन। अब देखिए यहाँ फिर दाऊ आ गया आपका, तो यहाँ दाऊ का मतलब हो गया, फिर यू मैंने बता ही दिया, और यहाँ ए आर टी, आर्ट का मतलब हो गया ए आर ई आर, आज जो हम लोग आर लिखते हैं इजारेम वो आर होगा, पहले आर्ट लिखा था, ठीक। तो इसका मतलब हो गया कि दाऊ आर्ट नॉट सो अनकाइंड, मतलब तुम उतने निर्दयी नहीं हो, अनकाइंड का मतलब तुम उतने निर्दयी नहीं हो, ठीक है। और एज मैंस इनग्रेटिट्यूड, जितना कि मनुष्य की ऑन थैंकफुलनेस, मतलब कि वही उसका आभारी न होना,
जितना कि मनुष्य का आभारी न होना। जैसे आज पिता जो है सब कुछ कर देते हैं बेटे को, लेकिन एक शब्द में बेटा कह देता है कि आपने हमारे लिए क्या किया। उससे एक पिता को उस शब्द को सुनने और उससे डेंजर कोई चीज़ नहीं हो सकता उसके लिए, ठीक है। दाउ टूथ इज नॉट शोकिन। अब उस हवा को जब वह जंगल में जाते हैं तो कहते हैं कि बहो बहुत ठंडी हवा, तुम बहो, उतने तुम अनकाइंड नहीं हो, उतने क्रूअल नहीं हो जितना कि मनुष्य अभारे, मतलब मनुष्य की जो है इनग्रेटिट्यूड है, जो हमारे उपकार को भूल जाता है। और दाई टूथ, अब यहाँ दाई जैसे यू का 2-3 रूप होता है ना, यू योर, उसी तरह यह दाऊ का रूप है दाई, मतलब योर, YOUR, योर। तो कह रहा है कि दाउ टीथ इज, तुम्हारे दांत जो है इज नॉट सो कीन, उतने शार्प नहीं है। अब यहाँ पर उसको मतलब कि हवा के ठंड लगने की स्थिति को दांत का मतलब कि वो दिया गया है, तुलना किया गया है कि तुम्हारे दांत जो हैं उतने धारदार नहीं है। किसके? हवा के। सनसनाता हुआ बॉडी में लग रहा है तो कहते हैं कि तुम्हारे दांत उतने धारदार नहीं है। बिकॉज दाउ आर्ट नॉट सीन, क्योंकि तुम आर नॉट सीन, तुम दिखाई नहीं देते हो। आप देखिएगा, जो व्यक्ति हमारे सामने नहीं दिखाई देता, हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, तो हमें गुस्सा नहीं बढ़ता है, चाहे उसको देख कर बुरा नहीं लगता, लेकिन वही अगर सामने आ जाए तो अधिक गुस्सा बढ़ता है, ठीक है। उस सेंस में कहते हैं कि तुम्हारे दांत उतने शार्प नहीं है, काटने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, ठीक है। ऑल दो दाई ब्रीथ बी र्यूड। अब वो देखिए कह रहे हैं कि फिर दाई के मतलब वही योर, फिर योर, कि तुम्हारे दांत जो हैं, ठीक है, योर ब्रीथ बी र्यूड, मतलब तुम्हारे सांसें जो हैं वो थोड़ा सा कड़क हो सकता है, ये मैं मानता हूँ। मतलब अब ऐसा थोड़ी है कि ठंड नहीं लगेगा, ठंड तो लगेगा ही, लेकिन सीने में जो आग जल रहा है, ठीक है, दिल में जो आग जल रहा है, वह बाहर के ठंडी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस आग इतना तेज है कि बाहर का ठंडी उसको ठंड नहीं कर सकती। इस सेंस में लेखक कहें। ऑल्दो मैं मानता हूँ कि तुम्हारी सांसें जो है कुछ क्रूअल हो सकती हैं, मतलब मेरे ऊपरी सिरा को कुछ ठंड कर सकती है, कुछ ठंड लग सकता है, लेकिन मेरे दिल को ठंडक नहीं पहुँचा सकता है, ठीक है। इतने इस दिल में, सीने में आग है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। अब हो गया आपका अगला पैराग्राफ हो गया कि हाई हो। तब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लेखक का मूड चेंज होता है, अपने आप में खुश रहने की वो कोशिश करते हैं। कहते हैं कि हाई हो सिंग हाई हो ऑन टू दिस ग्रीन होली, तो गाओ ए झूमो नाचो आओ गाओ, ऑन टू दिस ग्रीन होली, इस हरे भरे जंगल में आओ मेरे साथ गाओ, ए मौसम है परिवर्तन, ए पर्यावरण तुम आओ झूमो गाओ मेरे साथ। क्यों? क्योंकि मोस्ट फ्रेंडशिप इज फीलिंग, मैक्सिमम दोस्ती जो है यहाँ पर क्या है? दिखावा है। एंड मोस्ट लविंग इज मेयरली फुली, और जितना यहाँ प्यार दुलार स्नेह लगाव है वह सिर्फ मूर्खता है, मतलब सिर्फ स्वार्थ के कारण लोग आपसे जुड़े हुए हैं। अगर आपको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लोग आपको बहुत मान रहे हैं, तो समझिए कि उसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ उनका है। तो मोस्ट फ्रेंडशिप इज फीलिंग, मोस्ट लविंग इज मोर फुली देन, इसलिए हाई हो द होली, इसलिए गाओ ए जंगल तुम गाओ झूमो, दिस लाइफ इज मस्ट जोली। फिर इस मूड में देखिए क्या कहते हैं, जीवन जो है कितना मस्ट, मतलब कि आनंददायक है। अब आनंददायक किस सेंस में कि देखिए इसी जीवन में हमें क्या क्या झेलना पड़ता है, दुख भी है, सुख भी है, एक से एक डेंजर चीज़ भी है, एक से एक हमारे लिए फेवरेबल चीज़ भी है, ठीक है। तो जीवन कितना आनंददायक है। फ्रीज फिर कहते हैं उस ठंड हवा को, फ्रीज दाउ बिटर स्काई, जम जाओ तुम, बिटर स्काई, बिटर मतलब कड़वा होता है, स्काई मतलब आसमान। अब कड़वा क्यों कहते हैं? क्योंकि ठंडी का मौसम है तो चारों तरफ ठंड ही ठंड है, इसीलिए कहते हैं उस सेंस में क्या है, आसमान तुम जम जाओ। दाउ डस्ट, देखिए यहाँ DOST लिखा है, और मैंने आपको यू का मतलब क्या बताया, दाउ का मतलब तो यू हो गया, ठीक है, यू। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है? डू लगता है, तो यू के साथ डू, यानी कि ओल्ड इंग्लिश में यह डू होगा। डस्ट तो यहाँ जो लिखा गया है इसका मतलब डू। तो दाउ डू नॉट बाइट सो नी, और तुम इतने मतलब कि पास से नहीं काटते हो उस ठंड हवा को, उस बादल को कहिए, आसमान को कहिए, ठंड है वो कहते हैं कि दाउ डज नॉट बाइट सो नी, तुम इतने पास से नहीं काटते हो।
एज बेनिफिट्स फॉरगेट, जितना कि एक मनुष्य हमारे फायदे को भूल जाता है, हमारे उपकारों को भूल जाता है, हमारा आभार व्यक्त नहीं करता है, ठीक है, इसलिए तुम ज़्यादा दुखदाई नहीं हो। नेक्स्ट कहते हैं कि दो दाउ द वाटर वार्स, यद्यपि तुम्हारे पानी जो है वो तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, रूप बदलते हैं। अब उस ठंड हवा में क्या कह रहे हैं, ठंडी के मौसम में क्या होता है, पानी ठंडा होता है, जमने लगता है, फिर थोड़ी सी हवा की झोंका लगा तो गल जाता है, मतलब हमेशा रूप बदलते रहता है। तो कहते हैं यद्यपि दाउ वाटर्स वार्प, हो सकता है, टूट सकता है, जुट सकता है, ठीक है, दाई स्टिंग नॉट सो शार्प, लेकिन तुम्हारे, फिर दाई मतलब योर, वायु यू आर योर, तुम्हारे स्टिंग मतलब होता है डंक, डंक मारना, सांप बिच्छू का जो डंक होता है। तो कह रहे हैं तुम्हारे डंक जो है इज नॉट सो शार्प, उतने दुखदाई, उतने धारदार नहीं थे जितना कि एक हाड़ा बिढ़नी सांप हमें डस लेता है, ठीक है, उतना दुखदाई तुम नहीं हो, जितना कि एज ए फ्रेंड्स रिमेंबर नॉट, जितना कि एक दोस्त हमें याद नहीं रखता है, ठीक है, हमारे उपकारों को, गुणों को भूल जाता है। इसलिए हे हवा हाई हो, सिंग आओ और गाओ मेरे साथ, हाई हो अनटू दिस ग्रीन होली, इस हरे भरे जंगल में, क्योंकि मोस्ट फ्रेंडशिप इज फिनिंग, मोस्ट लविंग मेयर फोली, ठीक है, देन हाई हो द होली, दिस लाइफ इज मस्ट जोली, ठीक है। तो ये आपका लेखक का, कवि का, विलियम शेक्सपियर साहब का कहना था, समझना था स्टूडेंट। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कविता जो है, पोएम जो है समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगले वीडियो में मैं इस कविता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।